तो गाइज आज हम देखने जा रहे हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे जिसका नाम है ओशिनोको। तो गाइज ये कहानी है आई और उसके बच्चों के ऊपर। और यहाँ पर जो सी आई है वो एक फेमस आइडल होती है और कोई उसका मर्डर करवा देता है और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो ये डिसाइड करता है कि वो आई के मर्डरर को ढूंढ कर रहेगा। तो इसके लिए वो अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को यूज कर रहा है और इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढ रहा है जिसने आई को मरवाया था। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गोरो आई का बहुत बड़ा फैन होता है और ऊपर से एक डॉक्टर भी। पर वो हमेशा से आई का फैन नहीं था। असल में उसके पास एक बार सेरिना नाम की एक पेशेंट आई थी जो कि आई की बहुत बड़ी फैन थी और आगे जाकर एक आइडल बनना चाहती थी। पर अपने डिसीज के चलते वो बहुत जल्दी मर गई और गोरो का उसके साथ लगाव होने के कारण उसे भी आई बहुत पसंद आने लगी और वो ये दुआ करने लगा काश एक बार वो आई से मिल सके। और गाइस यहाँ पर ऊपर वाले ने उसकी सुन ली क्योंकि आई खुद चल के उसके हॉस्पिटल आ गई। पर गोरो की खुशी उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि तब उसे पता चला कि आई प्रेग्नेंट है और वो ये किसी को नहीं बताना चाहती कि आखिरकार उसके बच्चों का बाप है कौन। पर आपको तो पता ही है लोग प्यार में किसी की बात नहीं सुनते और हमारा हीरो भी ऐसा ही है। और तब वो डॉक्टर के तौर पर आई को ये बताता है कि उसके पेट में ट्विंस हैं, जिसे सुनकर आई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर उसके प्रोडक्शन का प्रेसिडेंट उतना ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आइडल्स अगर ऐसी कोई चीज करते हैं तो उनका करियर खत्म हो जाता है और ऊपर से प्रोडक्शन कंपनी भी बंद हो सकती है। और ऊपर से आई की उम्र अभी 16 साल है तो ये चीज छुपानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ गोरो प्यार का मारा अभी भी आई को सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा होता है और तब आई उसे बताती है कि वो एक अनाथ है और उसे कभी भी प्यार नहीं मिला। और तब उसे पता चलता है कि आई उन बच्चों को रखने का डिसाइड कर चुकी होती है। तब आई उससे कहती है मैं बचपन से अनाथ थी और मुझे ये भी नहीं पता कि प्यार कहते किसे हैं। आइडल्स की दुनिया में हम लोगों में प्यार बांटते हैं पर असल में वो सब कुछ झूठ होता है। चाहे हम जितने मर्जी दुखी हो पर हमें लोगों को ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे कि हम बहुत ज्यादा खुश हो। पता नहीं लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम आइडल्स की भी कोई जिंदगी है और हमें भी अलग अलग चीजों को ट्राई करने का मन करता है। पर यहाँ पर हमें लोगों को खुश रखने के लिए हर पल झूठ का मुखौटा रखना पड़ता है। पर मैं जिंदगी में एक बार असली प्यार को फील करना चाहती हूँ। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने बच्चों और अपने काम के साथ बहुत ज्यादा खुश रहूं। तब ये सुनकर गोरो आई की मदद करने का ठान लेता है और ये तय करता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। तब वो आई से वादा करता है कि वो आई की हेल्दी डिलीवरी करने में उसकी मदद करेगा ताकि उसे वो सारी खुशियां मिल सके। पर हम देखते हैं आई के डिलीवरी के एक दिन पहले ही एक पर्सन आई के बारे में पूछताछ करते हुए उस डॉक्टर के पास आ जाता है। पर डॉक्टर को वो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तब वो डॉक्टर उसका पीछा करने लगता है। पर हम देखते हैं वो पर्सन उसे पहाड़ से नीचे फेंक कर मार देता है। पर गाइस उसके लिए मौत बहुत ज्यादा लकी साबित होती है क्योंकि वो अगले जन्म में आई का बेटा बनता है, मतलब कि उसका दोबारा से जन्म हो जाता है। पर उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ याद होता है। तब हम यहाँ उसकी बहन रूबी को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये लड़की वही है जो गोरो की पेशेंट थी और वो बीमारी की वजह से मारी गई थी। पर अब उसका भी दोबारा से जन्म हुआ है। और तब हम देखते हैं कि एक्वा और रूबी को ये पता होता है कि उन दोनों का दोबारा से जन्म हुआ है। पर वो दोनों अपनी पास्ट लाइफ के बारे में एक दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं करते। पता नहीं गाइस ऐसा क्यों है और आगे जाकर मे भी वो एक दूसरे को बताएं, पता नहीं, अब आगे देखेंगे। और यहाँ हम देखते हैं आई दोबारा से अपने काम पर लग जाती है और उसका प्रेसिडेंट उसे अपने बच्चों को बाहर कहीं भी ले जाने से मना करता है और अपनी पत्नी को उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं कि उस प्रेसिडेंट की पत्नी उन बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो आई का सच सबके सामने ले आएगी जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सकती है। तब ये सुनकर एक्वा और रूबी भगवान बनने का नाटक करते हैं। पर हम देखते हैं एक्वा की एक्टिंग से प्रेसिडेंट की वाइफ पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता। तब रूबी अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा खो जाती है प्रेसिडेंट की वाइफ को ये लगता है कि वो सच में एक गॉड है और वो उन दोनों की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। और रूबी उससे ये वादा करती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ को उसका सेकंड हस्बैंड बहुत ज्यादा हैंडसम मिलेगा जिससे खुश होकर वो पूरे घर का काम बड़ी खुशी खुशी करने लगती है। और तब हम देखते हैं एक्वा और रूबी को पता चलता है कि उनकी माँ को बहुत कम पैसे मिलते हैं और तब वो प्रेसिडेंट की वाइफ को
इस चीज को ठीक करने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाती और कहती है आइडल्स की दुनिया में आप तभी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं जब आप यहाँ पर अकेले काम करें, पर आइडल ग्रुप्स बहुत सारे आइडल्स को इकट्ठा करके कंपटीशन को बहुत ज्यादा टफ कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं सोलो आइडल्स के लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और तब वो अलग अलग जगह पर जॉब को ढूंढती हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड की जॉब्स होती हैं। यहाँ पर आइडल्स तभी मार्केट में जा सकती हैं जब वो इकट्ठा मिलके एक कंप्लीट पैकेज की फॉर्म में जाती हैं। मैं ये मानती हूँ कि आई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर अगर आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में अकेले रहना है तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तो अगर आई को एक प्रॉफिटेबल जॉब चाहिए तो हमें एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो कि स्पेशली आई को काम दे। और तब हम यहाँ देखते हैं आई अपने फैंस के कमेंट्स पढ़ रही होती है, जहाँ एक फैन उसकी फेक स्माइल के बारे में उसे टॉन्ट मार रहा होता है, जिससे आई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तब हम यहाँ देखते हैं रूबी और एक्वा प्रेसिडेंट की वाइफ के आगे जिद करके आई के लाइव कॉन्सर्ट में चले जाते हैं, जहाँ आई परफॉर्मेंस करते हुए अभी भी उन नेगेटिव कमेंट्स के बारे में सोच रही होती है। पर तभी हम देखते हैं एक्वा और रूबी एक्साइटेड होके सबके सामने ग्लो स्टिक के साथ डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पर आई उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और तब वही व्यूअर आई की स्माइल के लिए उसकी तारीफ करता है। तब हम देखते हैं एक साल ऐसे ही बीत जाता है। तब यहाँ एक्वा और रूबी मियाको और आई के साथ आई की शूटिंग पर चले जाते हैं, जहाँ आई एक छोटा सा ड्रामे का शूट कर रही होती है। तब यहाँ उस ड्रामे का डायरेक्टर एक्वा को धमकी देता है कि अगर वो रोएगा तो उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक्वा उसे विश्वास दिलाता है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पर हम देखते हैं कि उस डायरेक्टर को एक्वा बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसे अपना कार्ड देता है। तब एक्वा डायरेक्टर को आई को वो बिजनेस कार्ड देने के लिए कहता है, पर उस डायरेक्टर को आई की जगह एक्वा में इंटरेस्ट होता है। तब एक्वा डायरेक्टर को आई की एक्टिंग को ध्यान से देखने के लिए कहता है और हम देखते हैं डायरेक्टर को आई की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। पर हम देखते हैं जिस शो के अंदर आई ने काम किया होता है, उस शो में से आई के बहुत सारे सीन्स को काट दिया जाता है। तब एक्वा इसके बारे में डायरेक्टर से पूछता है। तब डायरेक्टर उसे बताता है कि इस दुनिया में इम्पोर्टेंस लीड एक्ट्रेस को दी जाती है, तो जो एजेंसी उस एक्ट्रेस को प्रमोट कर रही थी उसने डिसाइड किया कि हम उससे ज्यादा प्रीटियर फेस को नहीं दिखा सकते, क्योंकि इससे उस एजेंसी की मेन एक्ट्रेस की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने एडिटिंग के टाइम आई के सीन्स को काट दिया, जिसे सुनकर एक्वा उदास हो जाता है। पर तभी वो डायरेक्टर उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो उसके साथ एक फिल्म में काम करेगा तो वो उसी फिल्म में आई को भी रोल देगा। तब हम देखते हैं एक्वा इस बात के लिए मान जाता है। तब यहाँ वो लोग फिल्म की शूटिंग करने चले जाते हैं, जहाँ एक्वा डायरेक्टर को रूबी को उसकी जगह फिल्म में लेने के लिए कहता है, पर डायरेक्टर तो एक्वा के पीछे ही पड़ा होता है। तब यहाँ एक्वा और रूबी उस फिल्म की सेकंड चाइल्ड आर्टिस्ट काना आरिमा से मिलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्ट्रेस समझ रही होती है और आई की एक्टिंग की बेइज्जती कर रही होती है, जिसे सुनकर एक्वा और रूबी दोनों को गुस्सा आ जाता है। तब यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ एक्वा और आरिमा को डरावने बच्चों का रोल दिया जाता है और तब आरिमा अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देती है। पर हम देखते हैं उसकी एक्टिंग डायरेक्टर को कुछ खास पसंद नहीं आ रही होती। तब एक्वा सिचुएशन को समझकर अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देता है। पर हम देखते हैं उसके बिना कुछ एफर्ट्स डाले ही वो शॉट बिल्कुल परफेक्ट जाता है और डायरेक्टर को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। तब एक्वा की एक को आर्टिस्ट उसकी तारीफ करती है। पर यहाँ हम देखते हैं आरिमा उस शॉट को दोबारा से शूट करना चाह रही होती है, पर डायरेक्टर इस बात के लिए मना कर देता है। तब वो इस चीज को लेकर रोने लगती है कि वो अपने रोल को अच्छे से नहीं निभा पाई, जिसकी वजह से एक्वा उससे आगे निकल चुका है। तब यहाँ डायरेक्टर कहता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मेरे हिसाब एबिलिटी या एक्टिंग को फील करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है। और तुमने जिस तरह की एक्टिंग आज की वो वैसी ही थी जैसी मैंने सोची थी। और सबसे बड़ी बात, तुम कम्युनिकेशन को सबसे अच्छी तरीके से समझ पाए हो। तो इसलिए याद रखना, हमेशा ऐसे एक्टर बनना जो कि वैसे एक्ट करे जैसे कि एक डायरेक्टर चाहता है। तब हम देखते हैं 3 साल और बीत जाते हैं, जहां हम देखते हैं एक्वा और रूबी प्ले स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ एक्वा रूबी से उसकी
पुरानी जन्म की एज पूछता है तो रूबी ये सब कुछ बताने से मना कर देती है और उसे आज की जिंदगी में जीने के लिए कहती है। तब एक्वा इस बात को मान लेता है और बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ प्री स्कूल में सबको डांस करने के लिए कहा जाता है, पर हम देखते हैं रूबी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में कभी भी डांस नहीं कर पाई थी और उसे आज भी बार बार गिरने का डर सताता रहता है, जिस वजह से वो कभी भी ढंग से डांस नहीं कर पाती। और तब यहाँ रूबी डांस की प्रैक्टिस करने लगती है और आई उसकी मदद करने आ जाती है, पर रूबी फिर भी अपने डर को कम नहीं कर पा रही होती। तब आई उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और हम देखते हैं रूबी बहुत जल्द अपने डर को काबू में कर लेती है और वो बहुत अच्छा डांस करती है। तब यहाँ आई देखती है कि उसके बच्चे अपने फादर के बारे में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तब आई डिसाइड करती है कि वो उनके फादर से उन्हें मिलाकर रहेगी, जिस वजह से वो उनके फादर को फोन करती है। तब यहाँ आई सोचती है, मैं हमेशा से दिल से आई लव यू कहना चाहती हूँ, पर मैंने हमेशा फैंस को झूठ मूठ का आई लव यू कहा है। पर जब मैं माँ बनी तब मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को प्यार कर पाऊंगी, पर मैंने अब तक इन्हें एक बार भी नहीं कहा कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं अगर मैं उन्हें आई लव यू कहूँ तो कहीं वो फेक ना। तब हम देखते हैं आई से मिलने उसका एक फैन आ जाता है और वो चाकू मारकर आई का मर्डर कर देता है। और तब हम देखते हैं वो वही पर्सन होता है जिसने एक्वा को पुरानी जिंदगी में पहाड़ से धक्का दे दिया था और वो आई से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि आई ने प्रेग्नेंट होकर उसका भरोसा तोड़ा होता है। तब आई इस बात के लिए माफी मांगती है और हम देखते हैं उसके दिल से निकले हुए शब्दों के कारण उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तब उस पर्सन को उस पर विश्वास हो जाता है और हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। तब एक्वा एम्बुलेंस को फोन कर देता है। तब आई एक्वा को गले लगाकर उसे एक्टर बनने के लिए कहती है और रूबी को आइडल बनने के लिए, और आखिर में पूरे दिल से उन दोनों को आई लव यू कहती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तब सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कुछ लोग अभी भी बुरे कमेंट्स करने से बाज नहीं आ रहे होते। तब यहाँ मियाको रूबी और एक्वा को गोद लेने की बात करती है और हम देखते हैं रूबी और एक्वा इस बात के लिए मान जाते हैं। तब यहाँ एक्वा कुछ सोच रहा होता है और तभी उसे ख्याल आता है कि जिस पर्सन को पुलिस ने पकड़ा है वो वही पर्सन है जिसने उसे मारा था। और तब वो सोचता है, पर आखिरकार उसे उस टाइम आई के वहाँ होने का पता कैसे चला। और इस बार तो हम नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, पर आई तो किसी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, तो आखिरकार उसे वहाँ का एड्रेस कैसे मिल गया? क्या उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था? पक्का ये पर्सन कोई ऐसा होगा जो कि आई के बहुत ज्यादा करीब है, पर आई के बारे में प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा पता है। पर आखिरकार वो उस लड़की को क्यों मारना चाहेंगे जो कि उनके प्रोडक्शन की फेस है? तो क्या इसका मतलब आई का कोई साथी हो सकता है? पर आई तो किसी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, तो फिर इसका मतलब इसके अलावा एक ही पर्सन बचता है और वो है हमारे फादर। आई का सोशल सर्कल बहुत ज्यादा कम था, तो शायद मैं उस पर्सन को ढूंढ सकता हूँ। और वैसे भी वो और मैं ब्लड रिलेटेड है, मैं डीएनए टेस्ट से ये पता लगा सकता हूँ। अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। तब एक्वा डायरेक्टर के पास चला जाता है और उन्हें खुद को गोद लेने के लिए कहता है। तब यहाँ पर और कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ एक्वा और रूबी बड़े हो जाते हैं और एक्वा अपने रिवेंज के लिए तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन आइडल्स को इकट्ठा करने के लिए ऑडिशंस करवा रही होती है और तब रूबी भी उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल देती है और सारे प्रोसेसेस को क्लियर करते हुए फाइनल प्रोसेस के रिजल्ट का वेट करने लगती है और ये उम्मीद करती है कि वो भी अपनी माँ की तरह एक टॉप आइडल बनेगी। पर यहाँ हम देखते हैं एक्वा उसे आइडल बनने से मना कर रहा होता है और उसे स्टडीज की तरफ फोकस करके एक सिक्योर जॉब हासिल करने के लिए कह रहा होता है। पर हम देखते हैं रूबी उसकी कोई बात नहीं मानती और तब हमें पता चलता है कि आई के मरने के बाद प्रेसिडेंट ने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को छोड़ दिया था और मियाको अब उसकी हेड बन चुकी है और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन अब आइडल्स की जगह इंटरनेट पर्सनैलिटीज को मैनेज करता है। तब यहाँ रूबी मियाको को नया आइडल ग्रुप स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर मियाको इसके लिए मना कर देती है। तब हम देखते हैं रूबी को फाइनल सिलेक्शन के रिजेक्शन के बारे में पता चलता है और यहाँ हम देखते हैं ये फोन कॉल एक्वा ने किया होता है ताकि वो अपनी बहन को आइडल बनने से रोक सके। तब हम यहाँ देखते हैं एक्वा उसी डायरेक्टर के साथ उसके अप्रेंटिस के
के तौर पर काम कर रहा होता है ताकि वो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सके और अपने माँ के कातिल को ढूंढ सके। पर यहाँ हम देखते हैं कि एक्वा के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रूबी को एक पर्सन आइडल बनने के लिए कांटेक्ट करता है, पर एक्वा अभी भी इस बात के लिए मान नहीं रहा होता। तब मियाको उसे रूबी का साथ देने के लिए कहती है। तब एक्वा उस बात को कंसीडर करके उस एजेंसी के बारे में पता लगाने लगता है जिस एजेंसी ने रूबी को आइडल बनाने के लिए अप्रोच किया होता है। और तब मियाको और एक्वा को पता चलता है कि वो एजेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तब एक्वा ये डिसाइड करता है कि वो रूबी को वहाँ पर नहीं जाने देगा। तब मियाको रूबी को आइडल बनने के रास्ते में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, पर रूबी फिर भी नहीं मानती। तब एक्वा और मियाको रूबी की बात से कन्विंस हो जाते हैं, पर उसे उस एजेंसी की जगह स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन दोबारा से आइडल ग्रुप्स को बनाने का काम स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ डायरेक्टर एक्वा को एक्टिंग करने का सुझाव देता है, पर एक्वा एक्टिंग करने से मना कर देता है और वो इस वजह से होता है क्योंकि उसने बहुत सारे रोल्स को ट्राई किया होता है, पर वो खुद को एक एक्टर के तौर पर नहीं देख पा रहा होता। तब डायरेक्टर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, पर एक्वा खुद को आई से कंपेयर करता है। तब डायरेक्टर कहता है, ये सच है कि आई बहुत ज्यादा कमाल की थी, पर तुम कभी भी आई नहीं बन सकते और ना ही वो तुम बन सकती थी। क्या आई तुम्हारी तरह प्रोडक्शन को जानती थी? क्या उसके पास तुम्हारी तरह सीन को समझने की स्किल थी? तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए और उन स्किल्स को यूज करना चाहिए जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे फेस पर साफ साफ लिखा है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, तो इसलिए जाओ और वो करो जिसका तुम सपना देखते हो। तब यहाँ हम देखते हैं एक्वा और रूबी एक स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ रूबी परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेती है, पर एक्वा जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला जाता है जिसका एक्टिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसे अपनी पुरानी को आर्टिस्ट आरिमा मिलती है, पर जैसे उसे पता चलता है कि एक्वा ने परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तब एक्वा उसे बताता है कि वो बस इस स्कूल में अपनी बहन के लिए आया है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। तब यहाँ आरिमा एक्वा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगती है, पर एक्वा उसे कुछ नहीं बताता। तब उसे ये भी पता चलता है कि एक्वा अब एक्टिंग नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो थोड़ा उदास हो जाती है और हम देखते हैं वो अभी भी एक्वा का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती। तो एक्वा उसे अपने साथ डायरेक्टर के घर ले जाता है जिससे कि आरिमा की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तब यहाँ आरिमा को एक्वा के काम के बारे में पता चलता है और उसे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि वो अभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तब यहाँ आरिमा डायरेक्टर से एक्वा की एक्टिंग की वीडियोस मांगती है, पर एक्वा उसे देने से मना कर देता है। तब डायरेक्टर आरिमा को एक ऑफर देता है कि अगर वो एक्वा को दोबारा से एक्टिंग करने के लिए कन्विंस कर लेगी तो वो उसे वो क्लिप्स भेज देंगे। और तब आरिमा एक्वा को अपने साथ एक टीवी शो स्वीट टुडे में काम करने के लिए कहती है, पर एक्वा मना कर देता है। पर जैसे उसे पता चलता है कि उस शो के डायरेक्टर का नाम मसाया काबुरागी है तो वो शो में एक्टिंग करने के लिए मान जाता है। और तब गाइज हमें इस चीज का रीजन पता चलता है, जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि एक्वा असल में आई के कातिल को ढूंढ रहा है, तो उसके लिए उसने थोड़ी रिसर्च की होती है जिसमें उसे आई के 3 फोन मिलते हैं, जिसमें से एक फोन ऐसा होता है जो कि वो प्रेग्नेंट होने से पहले यूज करती थी और उसके अंदर एक पासवर्ड होता है जिसे खोलने के लिए एक्वा 45,510 अटेम्प्ट्स करता है। और तब वहाँ उसे मसाया काबुरागी का कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है और तब वो ये ठान लेता है कि वो इस बंदे के बारे में सब कुछ पता लगा कर रहेगा। तब यहाँ हम देखते हैं आरिमा के रिकमेंडेशन से एक्वा को टीवी ड्रामा में रोल मिल जाता है। तब ये सुनकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मॉम ने कहा था कि एक दिन मैं एक आइडल बनूंगी और तुम एक एक्टर, और आज मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आखिरकार तुमने एक्टर बनने का डिसाइड कर ही लिया। मुझे खुशी है कि तुम मॉम की हुई बातों को अभी भी नहीं भूले हो। तब यहाँ वो लोग मिलकर उस ड्रामा को देखने लगते हैं, पर हम देखते हैं वो ड्रामा उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा बेकार होता है और उसकी मांगा एडेप्टेशन तो बहुत ज्यादा बेकार होती है, जिस वजह से वो उसे देखना ही बंद कर देते हैं। तब यहाँ एक्वा आरिमा से इस ड्रामे की इतनी बेकार एडेप्टेशंस के बारे में पूछने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि शो के डायरेक्टर्स ने बस
गुड लुकिंग एक्टर्स के ऊपर फोकस किया होता है ताकि वो कुछ मॉडल्स को इकट्ठा करके उन्हें प्रमोट कर सके। और तब हम यहाँ देखते हैं उस नोवेल की ऑथर को भी उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई होती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और ये सारा शो सिर्फ कैमरामैन और डायरेक्टर की डायरेक्शंस की वजह से चल रहा होता है ताकि लोग इस ड्रामे को देख सकें। और एक्वा भी इस चीज को नोटिस करता है और देखता है कि किस तरह से वो इस चीज को और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है ताकि वो आरिमा के फुल पोटेंशियल को सबके सामने दिखा सके। तब हम अगले दिन देखते हैं एक्वा और आरिमा शूटिंग के लिए चले जाते हैं और वो लोग अपनी रिहर्सल को स्टार्ट कर देते हैं, पर छत में लीकेज होने के कारण वो रिहर्सल को बीच में ही छोड़ देते हैं। और तब यहाँ आरिमा एक्वा की एक्टिंग की तारीफ करती है। तब एक्वा सोचता है जो आरिमा ने उस दिन मेरी एक्टिंग देखी थी वो उसे इतनी अच्छी इसलिए लगी थी क्योंकि उस टाइम मेरी मेंटल एज मेरी फिजिकल एज से ज्यादा थी, तो मैं चीजों को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता था। पर अब मेरी मेंटल एज और फिजिकल एज सेम है, तो मैं बहुत सारे एक्टर्स से कम्पीट नहीं कर सकता। तब आरिमा एक्वा को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और एक्वा को पता चलता है कि आरिमा को बचपन के बाद ज्यादा काम नहीं मिला है और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसे लगता है कि उसी मेहनत के कारण वो यहाँ तक पहुँची है। पर एक्वा को पता चलता है कि डायरेक्टर ने उसे उसकी कम फीस की वजह से रखा होता है और वो एक फ्रीलांसर की तरह एक्ट कर रही होती है, जिसे संभालना डायरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। तब एक्वा डायरेक्टर का डीएनए सैंपल लेते हुए कहता है तुम्हें गलत लगता है आरिमा, तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटीज की वजह से नहीं हो और ये दुनिया कभी भी एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग एवेल्युएट नहीं करती है। और तब हम देखते हैं एक्वा ये डिसाइड कर लेता है कि वो आरिमा के पोटेंशियल को दिखाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देगा। और तब गाइस हमें यहाँ पर एक्वा की बहुत ज्यादा तगड़ी एक्टिंग दिखाई जाती है, जिसमें वो कैमरा एंगल से लेकर वहाँ के सारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके अपने और अपने साथियों की एक्टिंग को कंट्रोल करता है। तब यहाँ हम देखते हैं आरिमा सबकी एक्टिंग देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और तब एक्वा अपनी एक्टिंग के जरिए अपने को आर्टिस्ट को उकसाने लगता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उसका को आर्टिस्ट बिल्कुल रियल सिचुएशन की तरह एक्ट करने लगता है। तब आरिमा को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने पूरे कैरेक्टर में खोकर अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर लेती है, जिससे हम देखते हैं वो सीन बहुत ज्यादा अच्छा शूट होता है। और तब आरिमा अपने फाइनल सीन को भी बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है और हम देखते हैं उस आखिरी एपिसोड को देखकर उस ऑथर को भी रोना आ जाता है और वो एपिसोड पूरी ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग उस ड्रामा की पैकअप पार्टी में जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं उस ड्रामा का ऑथर आकर आरिमा और एक्वा की उनकी परफॉर्मेंस के लिए थैंक यू कहती हैं और वो फाइनल एपिसोड से बहुत ज्यादा खुश होती हैं, जिसे देखकर आरिमा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि एक्वा को डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका होता है और वो डायरेक्टर उसके फादर नहीं होते। तब वहाँ उस डायरेक्टर को एक्वा का चेहरा आई की तरह लगता है और तब उसे पता चलता है कि उस डायरेक्टर के साथ आई ने बहुत सारा काम किया होता है, जिस वजह से वो डायरेक्टर आई को बहुत अच्छे से जानता है। तब एक्वा उस डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगता है। तब वो डायरेक्टर एक्वा के सामने एक डील रखता है कि अगर एक्वा रियलिटी डेटिंग शो में काम करेगा तो वो उसे आई की इंफॉर्मेशन देगा। तब यहाँ अगले दिन एक्वा और रूबी अपने नए स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ आरिमा उन्हें पूरे स्कूल का टूर करवाती है और यहाँ रूबी भी अपने क्लासमेट्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तब वहाँ पर उसकी मीनामी नाम की एक दोस्त बनती है और तब बाद में वो एक्वा को उस लड़की से मिलवाती है, जहाँ रूबी को पता चलता है कि एक्वा ने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया है, जिस वजह से वो उसे ताने मारने लगती है। तब यहाँ मीनामी इतने सारे टैलेंट से घिरे होने के कारण नर्वस हो रही होती है। तब एक्वा उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर सारे इंडस्ट्री के न्यू कमर्स पढ़ते हैं। पर तब रूबी उसे बताती है कि उनकी क्लास में एक फेमस स्टार फ्रिल शिरिनुई भी है, जो कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। पर हम देखते हैं एक्वा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा से उसकी एक ही फेवरेट थी और वो थी आई। तब यहाँ फ्रिल को देखकर रूबी एक फैन की तरह एक्ट करने लगती है, पर एक्वा उसकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए सीधा फ्रिल से बात करने चले जाता है और हम देखते हैं फ्रिल एक्वा और मिनामी को उनके काम के जरिए पहचान लेती है। पर बेचारी रूबी, जिसे अभी तक कोई काम नहीं मिला होता है, उसे कोई नहीं पहचानता है। तब वो मियाको को
उसे जल्द से जल्द आइडल बनाने के लिए कहती है और मियाको आइडल ग्रुप बनाने के लिए लोगों की इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए कहती है। तब एक्वा उन दोनों को आरिमा को कंसीडर करने के लिए कहता है और तब रूबी आरिमे को एनालाइज करने लगती है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो आइडल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर वो उससे बात नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। तब एक्वा आरिमा को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ आरिमा जो पहले ही एक्वा के पीछे पागल है वो इसे एक डेट समझकर भागी भागी चली जाती है, पर रूबी को वहाँ देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसे एक्वा ने नहीं रूबी ने बुलाया है तो वो रूबी को एटीट्यूड दिखाने लगती है, जिससे रूबी भी इरिटेट हो जाती है। पर तब एक्वा के समझाने पर रूबी आरिमा को उसके साथ आइडल बनने का ऑफर देती है और उसे स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को ज्वाइन करने के लिए कहती है और यहाँ आरिमा अपनी पूरी लाइफ को कैलकुलेट करने लग जाती है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि वो आइडल के तौर पर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, पर उसे रूबी पर विश्वास होता है कि वो आई की तरह ही फेमस बन सकती है। पर उसे ये भी पता होता है कि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन इस टाइम ये काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो इस टाइम इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होती। पर वो जैसे ही मना करने लगती है तब हम देखते हैं एक्वा अपने घुटनों पर बैठकर उसे अपनी बहन के साथ आइडल बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर आरिमा मना करने लगती है। पर हम देखते हैं एक्वा के बार बार कहने पर आरिमा उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और बाद में उस डिसीजन के लिए खुद को कोसने लगती है। पर वो इस बात से खुश होती है कि अब वो एक्वा के करीब रह सकती है और उससे नई नई टेक्निक सीख सकती है और तब वो एक्वा के नए काम के बारे में पूछने लगती है और ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि एक्वा एक डेटिंग शो में है। और तब वो लोग मिलकर उस डेटिंग शो की इंट्रोडक्शन देखने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज को उस डेटिंग शो में इंट्रोड्यूस किया होता है और इस शो में उन्हें बिग बॉस शो की तरह ही रियलिटी में एक्ट करना पड़ता है और बिना स्क्रिप्ट के एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। और तब हम देखते हैं एक्वा की एंट्री होने के बाद आरिमा और रूबी उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं। तब एक्वा के मुंह से किसी लड़की की तारीफ सुनकर वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं। तब मियाको उन्हें समझाती है कि एक्वा सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ताकि वो शो को आगे बढ़ा सके और इसमें तो उसे अभी और भी बहुत कुछ करना होगा, जिसमें वो किसिंग भी कर सकता है, जिसे सुनकर आरिमा उदास हो जाती है। तब यहाँ एक्वा अपनी शूटिंग कर रहा होता है और इस तरह उसे खुश रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, पर उसने काबुरागी से डील की होती है कि अगर वो इस ड्रामा में एक्ट करेगा तो उसे आई के रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल्स मिलेगी, जिससे कि वो अपने फादर को ढूंढ सकता है। तब यहाँ हम देखते हैं रियलिटी शो में सारी जगह पर कैमरेस लगे होते हैं और सबको फ्रीली एक्ट करने के लिए कहा जाता है और सिचुएशन के हिसाब से डेटिंग शो के एडिटर्स हर सीन को कट करके यूज करने वाले होते हैं। तब यहाँ यूकी और एक्वा अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ आगे क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पर तभी एक कैमरामैन उन्हें रिकॉर्ड करने लगता है और यूकी बखूबी से उस सीन को इम्प्रोवाइज करती है। तब यहाँ रूबी एक्वा को डेटिंग शो में यूकी को डेट करने के लिए कहती है, पर एक्वा उसे मना कर देता है और उसे रिलेशनशिप में आने से भी मना कर देता है। तब यहाँ रूबी और आरिमा बिल्कुल फ्री होते हैं और रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तब आरिमा उसे अलग अलग चीजों को ट्राई करने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं कि उन्होंने तो अभी तक अपने ग्रुप का नाम भी तय नहीं किया होता और ना ही उनके मेंबर्स अभी पूरे हुए होते हैं, जिस वजह से वो और कोई जॉब भी नहीं कर सकती। और तब मियाको उन्हें ऑनलाइन जाने का आइडिया देती है ताकि वो लोग खुद को प्रमोट कर सके और अपने लिए ऑडियंस क्रिएट कर सके। और तब ऑडियंस गेन करने के लिए मियाको उन्हें कोलैबोरेशन का आइडिया देती है और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक फेमस YouTube स्टार पियोन आ जाता है जो कि YouTube पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाता होता है। तब आरिमा इस बात के लिए मना कर देती है, पर जैसे ही पियोन उन्हें बताता है कि वो साल का 100 मिलियन येन कमाता है, तब आरिमा उससे सीखने के लिए मान जाती है। तब पियोन उन्हें प्रैंक करने का आइडिया देता है, पर रूबी सब कुछ रियल चाहती होती है, जिस वजह से पियोन उन्हें उसके साथ वीडियो बनाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं पियोन उन्हें मास्क पहनाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाता है और उन्हें 1 घंटे के लिए ऐसा करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं वो थोड़ी देर में ही थक कर गिर जाती हैं और पियोन उस वीडियो को एडिट करके 1 घंटे की बना देता है और लास्ट में उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है ताकि वो उससे फेमस हो सके। तब पियोन उनसे उनके ग्रुप का नाम पूछता है और तब हम देखते हैं
रूबी अपने ग्रुप का नाम बीकोमाची रखती है, जो कि आई के ग्रुप का नाम होता है। तब यहाँ यूकी रियलिटी शो को छोड़ने के बारे में बात करती है, क्योंकि उसे उसके स्कूल के बच्चे इस चीज को लेकर टीज कर रहे होते हैं और वो दुनिया को अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाह रही होती। तब नोबू भी उसके साथ शो को छोड़ने की बात करता है और तब हम देखते हैं सभी लोग इस एपिसोड को देखकर उस शो के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे कि उस शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। तब उस शो की कास्ट को पता चलता है कि असल में यूकी एक्टिंग नहीं कर रही होती, उसे सच में इस बात को लेकर स्कूल में टीज किया जा रहा होता है और वो इसी फीलिंग का फायदा उठाकर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, पर असलियत में वो शो को छोड़कर नहीं जाने वाली होती। तब अकाने वहाँ पर सभी लोगों की एक्टिंग को देखकर नोट्स बना रही होती है, ताकि वो भी अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि उसे उस शो पर ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा होता। तब यहाँ शाम को वो लोग पार्टी करने चले जाते हैं, जिससे हम देखते हैं रूबी एक्वा से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि वो लोग हमेशा डिनर को साथ में करते थे और इसी बात को लेकर वो एक्वा को डांटने लगती है, पर एक्वा के समझाने पर वो समझ जाती है। तब रूबी एक्वा से रियलिटी शो के बारे में पूछने लगती है और ये जानने की कोशिश करती है कि सभी लोग सच में एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं। तब हम देखते हैं यूकी, मैम और नोबो के अलावा सभी लोग वहाँ पर एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर उन तीनों को डेटिंग में इंटरेस्ट होता है और हमारे एक्वा को तो डेटिंग से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो बस वहाँ पर आई की जानकारी लेने गया होता है। और तब हम देखते हैं डेटिंग शो की शूटिंग आगे बढ़ने लगती है, जिसमें यूकी और नोबू एक कपल की तरह एक्ट करने लगते हैं और कैंगो एक थर्ड पर्सन की तरह सब कुछ देख रहा होता है, जिससे कि वहाँ पर लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है और व्यूअर्स को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं एक्वा और मैम को डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और मैम तो वहाँ पर अपने YouTube फॉलोअर्स को बढ़ाने आई होती है, पर उसे सबसे ज्यादा चिंता अकाने की हो रही होती है, क्योंकि अकाने टीवी पर अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही होती है। तब अकाने के प्रोडक्शन का प्रेसिडेंट उसके मैनेजर को डांटता है, क्योंकि अकाने के कम स्क्रीन टाइम की वजह से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे होते और इससे अकाने और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तब यहाँ अकाने अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ाने के लिए बार बार कैमरे के आगे आने की कोशिश कर रही होती है, पर हम देखते हैं लोगों को वो कुछ खास नहीं पसंद आ रही होती। तब उस शो का डायरेक्टर उसे बैड गर्ल बनने का आइडिया देता है, जिसमें वो यूकी से नोबू को छीनने की एक्टिंग करेगी और हम देखते हैं वो इसी काम में जुट चुकी होती है। तब यहाँ पर अकाने यूकी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है और ये डिसाइड करती है कि वो अपनी पहचान इस शो पर छोड़कर रहेगी, पर यूकी भी हार ना मानने का डिसीजन लेती है और वो दोनों ही इस शो में एक दूसरे के साथ कम्पीट करने का तय करती हैं। तब यहाँ अकाने कैंगो से बात करी होती है, पर यूकी बीच में आकर कैंगो को ले जाने की कोशिश करती है। तब अकाने उसे रोकने लगती है, पर उस चक्कर में वो अपने नाखून से अकाने के चेहरे पर एक कट मार देती है और इस चीज को देखकर वो एकदम से डर जाती है और यूकी से माफी मांगने लगती है। तब यूकी उसे गले लगाकर शांत रहने के लिए कहती है और उसे माफ कर देती है। पर हम देखते हैं उस शो के डायरेक्टर्स पैसा कमाने के लिए अकाने को सबके सामने बुरा दिखा देते हैं, जिससे सभी व्यूअर्स उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं और हम देखते हैं उसका क्रिटिसिज्म दिन ब दिन बढ़ता जाता है और अकाने की स्कूल में भी बहुत गलत बातें होने लगती हैं, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तब अकाने माफी मांगने के लिए ट्वीट करती है, पर वो उसी पर बैकफायर हो जाता है और उसका मैनेजर उसे कोई भी ट्वीट करने से मना करता है। तब यहाँ अकाने को शो पर भी आने से मना कर दिया जाता है और उसके साथ के मेंबर्स उसका हालचाल पूछने के लिए उसे मैसेज करने लगते हैं, पर वो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देती और हम देखते हैं वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुकी होती है कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करने लगती है। पर तभी हमारा हीरो एक्वा आकर उसे बचा लेता है। तब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। तब हम देखते हैं एक्वा उसे बचाने इसलिए आया होता है क्योंकि सारी कास्ट उसके लिए परेशान हो रही होती है और अकाने किसी का भी जवाब नहीं दे रही होती और यहाँ रूबी और आरिमा भी अकाने के ही टॉपिक पर बात कर रही होती हैं। तब रूबी को यह सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज को ये सब कुछ फेस करना ही पड़ता है। पर आरिमा उसे समझाती है कि सब लोग इस चीज में अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं और कुछ लोग तो हार मानकर सुसाइड कर लेते हैं और कभी कभी तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि किसी के लिए ये सब कुछ सहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तब मियाको उन्हें बताती है कि इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी कंट्रीज ने कास्ट मेंबर्स के लिए काउंसलिंग रखी होती है। तब रूबी को एहसास होता है कि एक्वा ने सही कहा था कि अगर आपको इस दुनिया में बचना है तो आपको झूठ का मुखौटा पहनना ही पड़ेगा और आरिमा भी इस बात पर एग्री करती है। तभी पुलिस स्टेशन से
मियाको को फोन आ जाता है, पर वो उसे सारी बात नहीं बताते हैं। और जब मियाको को सारी सच्चाई पता लगती है तो वो इसके लिए एक्वा को शाबाशी देती है। और हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में ही अकाने की माँ को सारी सच्चाई पता चलती है और अकाने ने उन्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया होता है ताकि वो उसके लिए परेशान ना हो। पर वो जैसे ही वहाँ से बाहर आती है, यूकी आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे आगे से ये सब कुछ करने से मना करती है। तब एक्वा अकाने से शो छोड़ने की बात करता है, पर अकाने ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है और वो एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती है और इसलिए वो इतनी जल्दी हार मानने से मना कर देती है। तब सभी लोग अकाने की इसमें मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक्वा को डायरेक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिनकी वजह से अकाने की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई होती है। तब यहाँ एक्वा अकाने की सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली न्यूज को चारों तरफ फैला देता है और अकाने की इमेज को सुधारने की जिम्मेवारी उठा लेता है। और तब वो मैम से शो के सारे कास्ट की फोटोज लेता है और डिफरेंट वीडियोस भी लेता है। तब मैम उसे इस चीज का कारण पूछती है। तब एक्वा उसे बताता है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए एडिटिंग के जरिए लोगों को बुरा दिखाते हैं और अकाने के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कभी कभी अगर हम कुछ क्लिप्स को इकट्ठा करके एडिटिंग को सही तरीके से करेंगे तो हम एक भोले भाले पर्सन को भी बुरा दिखा सकते हैं और इसे हम स्टेजिंग कहते हैं। पर अब मैं इस रियलिटी शो को अपने हिसाब से एडिट करके सबको दिखाऊंगा जिससे कि हम अकाने की इमेज को सुधार सकते हैं। तब मैम भी उसकी इस चीज में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए कहती है। तब यहाँ एक्वा कैंगो को बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करने के लिए कहता है और यूकी एक्वा को आइडिया देती है कि वो भी सीन को ऐड कर सकता है जिसमें अकाने ने उससे माफी मांगी थी और उसने उसे माफ भी कर दिया था। तब एक्वा डायरेक्टर से मिलकर उस रॉ फुटेज को मांगने लगता है, पर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से वो रॉ फुटेज को किसी को नहीं दे सकते। पर एक्वा अपनी कन्विंसिंग स्किल से डायरेक्टर की उस रॉ फुटेज को निकालने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं वो दिन रात बैठकर अकाने की वीडियो को एडिट कर देता है। तब मैम उसे ट्वीट कर देती है और वो लोग उम्मीद करती हैं कि अगर उन्हें पहले मिनट में 100 से ज्यादा रीट्वीट मिलेंगे तो वो वीडियो वायरल हो जाएगी। और हम देखते हैं कि पहले मिनट में ही उस वीडियो पर 167 रीट्वीट्स हो जाते हैं और तब पूरी दुनिया को अकाने और उस दिन की सच्चाई के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से अकाने की इमेज लोगों के सामने बिल्कुल ठीक हो जाती है और अकाने को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। पर हम देखते हैं कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो कि इस बात को खींचने से बंद नहीं हो रहे होते और तब अकाने को दोबारा से शो को कंटिन्यू करने की परमिशन मिल जाती है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब मैम उसे इस चीज से बचने के लिए दुनिया के सामने झूठ का मुखौटा पहनने के लिए कहती है और एक कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए कहती है, पर उसे कोई भी कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा होता। तब मैम और यूकी एक्वा से उसकी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में पूछती हैं। तब एक्वा अपनी फेवरेट स्टार आई के बारे में डिस्क्रिप्शन देने लगता है और हम देखते हैं कि मैम आई के नाम को बिल्कुल सही गेस करती है। तब अकाने ये डिसाइड करती है कि वो आई की तरह एक्टिंग करेगी, पर एक्वा को ये विश्वास होता है कि कोई भी आई नहीं बन सकता। तब यहाँ हम देखते हैं अकाने एक्वा के लिए आई के रोल को सीरियस लेने लगती है और उसकी पूरी दुनिया के बारे में जानने लग जाती है ताकि वो उसके कैरेक्टर में अच्छे से ढल सके। तब यहाँ अकाने शो पर वापस आ जाती है और हम देखते हैं वो एक्वा के सामने आकर बिल्कुल आई की तरह एक्टिंग करने लगती है, जिससे कि उसके भी आंखें चमकने लगती है और एक्वा ये देखकर शॉक हो जाता है। तब अकाने की एक्टिंग को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तब हम देखते हैं डायरेक्टर और बाकी कैमरामैन भी अकाने के ऊपर से नजरों को नहीं हटा पा रहे होते और एक्वा भी उसे देखता ही रह जाता है। तब मैम नोटिस करती है कि एक्वा सिर्फ अकाने की बात को मान रहा होता है और तब वो और यूकी मिलकर एक्वा को इस चीज को लेकर टीज करने लगती हैं, जिससे एक्वा शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब मैम और यूकी अकाने को एक्वा को डेट करने के लिए कहती हैं और अकाने भी इस बात के लिए मान जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं रूबी भी जब अकाने की एक्टिंग को देखती है तब उसे आई का ही ख्याल आता है। तब यहाँ एक्वा को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं सभी लोग एक्वा और अकाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर आरिमा जेलस फील करने लगती है। तब एक्वा उसे स्कूल स्किप करके घूमने जाने के लिए कहता है। तब आरिमा बड़े बड़े सपने देख लेती है और बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने के बारे में सोचने लगती है, पर एक्वा उसे ग्राउंड में ले आता है जहाँ पर वो लोग कैच खेलने लग जाते हैं, जिससे आरिमा थोड़ी
थोड़ी उदास हो जाती है। तब आरिमा एक्वा से डेटिंग शो के बारे में पूछने लगती है और ये भी जानना चाहती होती है कि वो किसे डेट करेगा, पर एक्वा किसी को भी डेट करने से मना कर देता है क्योंकि उसके लिए ये शो बस एक काम की तरह होता है। तब आरिमा एक्वा के गर्ल्स के टाइप के बारे में पूछने लगती है और उसे पता चलता है कि एक्वा को उम्र से ज्यादा बड़ी लड़कियां पसंद आती हैं। तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक्वा से बड़ी होती है, पर तभी उसे याद आता है कि अकाने भी एक्वा से बड़ी है, जिससे कि वो जेलस फील करने लगती है। और तब हम देखते हैं आरिमा से बात करते हुए एक्वा अपनी फीलिंग्स को समझ पाता है। तब अकाने एक्वा को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। तब एक्वा उसे आई की तरह एक्टिंग करने के लिए शाबाशी देता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया। तब हम देखते हैं अकाने ने अपनी समझ से जो आई के ऊपर रिसर्च की होती है और उससे जो रिजल्ट निकाला होता है वो आई की लाइफ के साथ बिल्कुल मैच कर रहा होता है। और वो आई की लाइफ को इस हद तक समझ चुकी होती है कि उसे लग रहा होता है कि आई ने दुनिया से अपने बच्चों के बारे में छिपा रखा है, जिसे सुनकर एक्वा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब एक्वा को एहसास हो जाता है कि अकाने ने जिस तरह आई को समझा है उस तरह तो वो भी आई को आज तक नहीं समझ पाया है। तब एक्वा अकाने को यूज करने की ठान लेता है ताकि वो आई के बारे में और भी चीजों को समझ सके। और हम देखते हैं वो लव डेटिंग शो के एंड में अकाने को किस कर देता है, जिसे देखकर हमारी बेचारी आरिमा का दिल टूट जाता है। तब शूटिंग खत्म होने के बाद वो सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं जहाँ यूकी और मैम एक्वा और अकाने की डेटिंग रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, पर हम देखते हैं अकाने और एक्वा दोनों ही डेटिंग से मना कर देते हैं और बाकी सभी लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाह रहे होते क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप से एक्टर्स की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और तब डायरेक्टर उन्हें बताता है कि बहुत सारे पुराने सेलिब्रिटीज ने भी इस शो के बाद डेटिंग को कंटिन्यू किया है और कुछ लोगों ने तो इस डेटिंग शो के बाद शादी भी की है और कुछ लोगों ने इस डेटिंग शो के कारण अपनी इमेज को बचा लिया है क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि वो बस एक्टिंग ही कर रहे थे, ना कि असलियत में डेटिंग कर रहे थे। तब यहाँ एक्वा मसाया से मिलने चला जाता है और मसाया उसे बताता है कि उसकी रॉ फुटेज को लीक करने के कारण हायर अप्स स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन से डैमेज की फीस मांग सकते हैं क्योंकि उस रॉ फुटेज की वजह से उस डेटिंग शो की टीआरपी पर फर्क पड़ा था। पर एक्वा उसके क्वेश्चन के लिए पहले से ही तैयार होता है क्योंकि उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट में रॉ फुटेज को यूज करने की पूरी परमिशन होती है और एक्वा ने भी अपने असली अकाउंट से ये सब कुछ ट्वीट किया होता है, जिस वजह से कोई भी उस पर केस नहीं कर सकता। तब मसाया एक्वा को उसकी डील कंप्लीट होने पर कांग्रेचुलेट करता है और वादा करता है कि अगली बार जब वो लोग डिनर पर मिलेंगे तब वो एक्वा को आई के डेटिंग की इंफॉर्मेशन दे देगा। तब अकाने एक्वा से डेटिंग के बारे में पूछने लगती है पर एक्वा उस चीज के लिए मना कर देता है और साथ में अकाने की एक्टिंग की तारीफ करता है और उसकी एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाता है, जिससे अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तब वो दोनों अपने काम के तौर पर दुनिया के सामने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनने के नाटक के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर यूकी और नोबू ने भी असलियत में डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है और तब सभी लोग घर चले जाते हैं और लास्ट में मैम एक्वा को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही होती है और वो दोनों वापस पैदल घर जाने लगते हैं। तब एक्वा मैम से ये जानने की कोशिश करने लगता है कि वो आखिरकार आई को इतने अच्छे से कैसे जानती है। तब मैम उसे बताती है कि असल में वो भी एक आइडल बनना चाहती है पर बहुत सारी मुश्किलों की वजह से सिर्फ एक यूट्यूबर बनकर रह जाती है। तब एक्वा उसे न्यू बीकोमाची को ज्वाइन करने का ऑफर देता है ताकि वो एक आइडल बन सके, जिसे सुनकर मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तब एक्वा मैम को लेकर अपने घर चला जाता है और हम देखते हैं मियाको को मैम को आइडल के तौर पर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर तभी मियाको को एहसास होता है कि मैम अपनी उम्र गलत बता रही है और जब मैम मियाको को अपनी असली उम्र बताती है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और हम देखते हैं मैम की उम्र 18 ना होकर 25 होती है। पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती और उसे उन्हें संभालने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार होती है। और जब वो इस चीज से फ्री होती है तब उसकी उम्र 23 इयर्स हो चुकी होती है और वो किसी भी आइडल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं रहती और तब वो इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर रूबी और आरिमा उसे हौसला देते हैं और मियाको को उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं मियाको इस बात के लिए मान जाती है और मैम उनकी न्यू मेंबर बन जाती है। तब यहाँ एक्वा आरिमा से बात करने लगता है पर आरिमा
उसके साथ बात करने से मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी एक्वा और अकाने के रिलेशन से खुश नहीं होती। तब यहाँ स्कूल में रूबी और मिनामी डेटिंग शो के बारे में बात कर रही होती हैं और हम देखते हैं फ्रिल भी उन्हें आकर ज्वाइन कर लेती है और एक्वा की एक्टिंग की तारीफ करती है। और तब हम देखते हैं डेटिंग शो की वजह से बहुत सी लड़कियां एक्वा पर फिदा हो चुकी होती हैं। और तब यहाँ मैम की मदद से बी कोमाची अपनी YouTube वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर देती है और वो लोग बहुत सारी ऑडियंस को इकट्ठा कर लेते हैं। तब यहाँ मैम उन्हें एक म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए कहती है, पर आरिमा इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि अभी बी कोमाची का म्यूजिक रेडी नहीं हुआ होता। पर तब मैम उसे याद दिलाती है कि पुराने बी कोमाची के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस थे और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के पास उन सब के कॉपीराइट्स हैं, तो इसलिए वो उनके म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। तब ये आइडिया सबको अच्छा लगता है और तब वो सारे म्यूजिक के साथ साथ अपनी डांस की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ हम देखते हैं आरिमा अभी भी एक्वा से नाराज होती है। तब एक्वा मसाया से मिलने चला जाता है और तब मसाया उसे आई के शुरुआती दिनों के बारे में बताता है जहाँ आई को इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं होता। तब मसाया उसे लाला लाई कंपनी के पास ट्रेनिंग के लिए भेजता है जहाँ इस टाइम अकाने काम कर रही होती है। तब वहाँ पर आई की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, जैसे कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी तब बदल जाती है जब वो प्यार में होता है। तब मसाया एक्वा को लाला लाई लीडर से इंट्रोड्यूस करवाने में मदद करने की बात करता है। तब एक्वा इसका कारण पूछता है। तब वो कहता है कि उसे एक्वा के अंदर एक अच्छा एक्टर बनने का गुण दिखाई देता है और साथ में वो आरिमा और मैम के पोटेंशियल पर भी विश्वास रखता है और वो बी कोमाची को इन्वेस्टमेंट देने में इंटरेस्टेड होता है। तब यहाँ हम देखते हैं मसाया बी कोमाची को जापान आइडल फेस्टिवल में एंट्री दिलाने में मदद करता है, पर आरिमा वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि वो लोग अभी भी अच्छे से तैयार ही नहीं हुए होते। पर रूबी इस चीज को करना चाह रही होती है और मैम भी उसका साथ देती है। तब आरिमा को ये बात माननी पड़ती है और तब वो लोग ये चीज डिसाइड करने लगते हैं कि बी कोमाची का फेस कौन बनेगा। और तब वो दोनों मिलकर आरिमा को सेंटर बनाने की बात करती हैं, पर आरिमा मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से वो ज्यादा अच्छा गाना नहीं गा सकती। तब रूबी और मैम सिंगिंग में स्कोर के बेसिस पर इस चीज को डिसाइड करने की बात करती हैं, पर आरिमा इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि वो बी कोमाची का फेस नहीं बनना चाहती। पर यहाँ हम देखते हैं वो दोनों ही सिंगिंग में बहुत बुरा परफॉर्म करती हैं और तब वो आरिमा की पुराने गाने की वीडियो को देखने लगती हैं और हम देखते हैं आरिमा ने इतना अच्छा गाया होता है कि वो दोनों शॉक हो जाती हैं। और यहाँ आरिमा भी अपने सिंगिंग स्कोर को चेक करती है और हम देखते हैं उसका स्कोर उन दोनों से ज्यादा आया होता है। तब यहाँ हम देखते हैं रूबी और मैम आरिमा को बी कोमाची का फेस चुन लेती हैं, पर आरिमा उन्हें मना कर देती है और तब वो लोग उसे आरिमा को सिलेक्ट करने का कारण बताती हैं और रूबी आरिमा को ये भी कहती है कि उसे पता है कि आरिमा ने अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत की है, पर आरिमा फिर भी बी कोमाची का फेस बनने के लिए तैयार नहीं हो रही होती। और तब मैम और रूबी एक बार आरिमा को उन दोनों की सिंगिंग सुनने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि लास्ट में आरिमा को बी कोमाची का फेस बनने के लिए तैयार होना ही पड़ता है क्योंकि उन दोनों की सिंगिंग सच में बहुत बेकार होती है। पर हम देखते हैं असल में आरिमा ये करना नहीं चाह रही होती, पर उसने अपनी जिंदगी में वही चीजें की होती हैं जो उसे नापसंद होती है, जिस वजह से उसे इस बात की आदत पड़ चुकी होती है। तब मियाको पियोन को उन तीनों को सपोर्ट देने के लिए वापस बुला लेती है। तब पियोन उन्हें एक्सरसाइज करवाने लगता है ताकि उनका स्टैमिना बढ़ सके और वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। और तब वो लोग हर रोज ट्रेनिंग करने लगती हैं और साथ में जापान आइडल फेस्टिवल के लिए अपनी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने लगती हैं। पर आरिमा बहुत ज्यादा उदास होती है। तब पियोन उससे इस बात का कारण पूछता है। तब आरिमा उसे बताती है कि वो बी कोमाची का सेंटर नहीं बनना चाहती। तब पियोन उसकी तारीफ करता है और उसे हौसला देता है, पर आरिमा उसकी कोई बात नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है कि पियोन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पर हम देखते हैं पियोन आरिमा के बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है, जिससे आरिमा इम्प्रेस हो जाती है और एक्वा को छोड़कर पियोन को सिलेक्ट करने के बारे में सोचती है। तब यहाँ मैम पियोन को एक्वा के साथ कंपेयर करती है क्योंकि उसे
पियोन की फिजिक बिल्कुल एक्वा जैसी लग रही होती है। तब रूबी इस बात पर हंसने लग जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं असल में जो पियोन उनके पास होता है वो एक्वा होता है और असली पियोन दूर से उनकी वीडियोस देखकर एक्वा को सजेशन दे रहा होता है। और एक्वा ने ये सब कुछ इसलिए किया होता है क्योंकि आरिमा उसकी बात नहीं सुन रही होती और इस तरह वो आरिमा को अच्छे से गाइड कर पाता है। और तब यहाँ रूबी को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो फेस्टिवल से एक दिन पहले सो ही नहीं पा रही होती। तब आरिमा उसकी एक्साइटमेंट का कारण पूछती है क्योंकि उसके हिसाब से कल के इतने बड़े फेस्टिवल के कारण तो उसे नर्वस होना चाहिए क्योंकि वो लोग पहली बार स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। तब रूबी कहती है, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं बहुत दिनों तक एक ही रूम में कैद थी और उस टाइम ना ही मेरा कोई फ्यूचर था और ना ही मुझे कोई उम्मीद थी। मुझे लगा कि मैं बिना थ्रिल और एक्साइटमेंट को फील किए मर जाऊंगी। और तब मैंने आई को देखा जिसे देखकर मुझे एक्साइटमेंट फील हुई और उसके बाद मैं एक पर्सन से मिली जो कि मेरा पहला प्यार था। उसने मुझे कहा कि अगर मैं आइडल बनूंगी तो वो मेरा फैन बनेगा और तब से मैंने तय कर लिया कि मैं एक आइडल बन के रहूंगी और पता नहीं अब वो इस टाइम कहाँ होगा। और वो ये कहते ही सो जाती है। तब यहाँ आरिमा किचन की तरफ जा रही होती है और तब उसे पता चलता है कि असल में जो पियोन उसे गाइड कर रहा था और जिस पर वो मर मिटी थी वो एक्वा था। और तब हम देखते हैं वो इसी चक्कर में सो भी नहीं पाती। तब अगले दिन वो सभी लोग परफॉर्मेंस की जगह पर पहुंच जाते हैं और आरिमा अभी भी एक्वा के बारे में सोची होती है। तब वो लोग यहाँ पर चेंजिंग रूम चले जाती हैं जहाँ का हाल देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तब उन लोगों को पता चलता है कि उन्हें तो एक प्रॉपर रूम भी नहीं दिया जाता क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को ही रूम अलॉट होते हैं। तब यहाँ आरिमा बहुत ज्यादा नर्वस होती है और अपने फेलियर्स को याद करने लगती है। तब यहाँ शाम होते होते रूबी भी नर्वस फील करना स्टार्ट कर देती है और रूबी नोटिस करती है कि आरिमा उससे भी ज्यादा नर्वस होती है। तब रूबी आरिमा को हौसला देती है पर हम देखते हैं आरिमा इस बात से डरी होती है कि कहीं उसकी वजह से रूबी और मैम भी फेल ना हो जाएं। पर रूबी उसे हौसला देते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि आपका करियर कैसा था पर मेरे लिए आप एक यंग गर्ल हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और यहाँ पर आप भी मेरी तरह ही एक न्यू कमर हैं। तो इसलिए चाहे हम फेल भी हो जाएंगे तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। पर मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलकर यहाँ पर पूरे मजे करें और अपनी परफॉर्मेंस को दिल से दें। और तब वो तीनों अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाती हैं। तब यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों की परफॉर्मेंस को देखने आए होते हैं और यहाँ एक लड़का अपने सीनियर को बीकोमाची की परफॉर्मेंस देखने के लिए कहता है। तब उस सीनियर को आई याद आ जाती है और उसे लगता है कि ये बिल्कुल भी पुराने बीकोमाची जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तब वो लोग उनकी परफॉर्मेंस को देखने चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं रूबी मैम और आरिमा ने रेड, येलो और व्हाइट ग्लो स्टिक सिलेक्ट की होती है ताकि फैंस ग्लो स्टिक्स को जगाकर अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकें। और तब हम देखते हैं मैम एक यूट्यूब पर्सनैलिटी होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोगों के हाथ में येलो स्टिक्स होती हैं और तब वो तीनों अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देती हैं। तब यहाँ आरिमा मैम के इतने सारे सपोर्टर्स को देखकर थोड़ा जेलस फील कर रही होती है और उसे लगता है कि मैम को ही बीकोमाची का फेस बनना चाहिए था जिस वजह से वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। तब यहाँ उस पर्सन को भी वो परफॉर्मेंस पुरानी बीकोमाची जैसी नहीं लग रही होती। पर तभी उसका ध्यान रूबी पर जाता है और हम देखते हैं रूबी आई की तरह ही चारों तरफ छाने लगती है और तब उसे भी रूबी के अंदर आई दिखाई देती है। तब वहाँ पर बहुत सारे लोग रूबी को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तब आरिमा को रूबी से भी जेलसी फील होने लगती है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है जहाँ पर सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया था और उसे लग रहा होता है कि कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा और वो और भी ज्यादा डिप्रेस होने लगती है। पर तभी हम देखते हैं एक्वा तीनों ग्लो स्टिक्स को लेकर उन तीनों के सामने आ जाता है और बचपन वाला अपना डांस स्टार्ट कर देता है जिसे देखकर उन तीनों को हंसी आ जाती है और तब वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और अपनी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा देती हैं। तब सभी लोगों को आरिमा का डांस भी अच्छा लगने लगता है और हम देखते हैं बीकोमाची की पहली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। तब वो लोग वापस चले जाते हैं और आरिमा एक्वा से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है। तब एक्वा उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उनकी ज्यादा तारीफ करेगा तो वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगी। तब मियाको एक्वा से अकाने के बारे में पूछती है। तब आरिमा को पता चलता है कि एक्वा और अकाने सिर्फ काम की वजह से एक साथ हैं, जिससे आरिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्वा से पुराने तरीके से बात करना स्टार्ट कर देती है। तब मैम को एहसास होता है कि आरिमा
एक्वा को लाइक करती है, पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिरकार आरिमा और अकाने में से किसका साथ दे। तब यहाँ अकाने को नया प्रोजेक्ट मिलता है और हम देखते हैं वो उसमें एक्वा का नाम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ आरिमा एक्वा को पियोन बनके उनके सामने आने को लेकर कन्फ्रंट करती है। तब एक्वा उसे बताता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। तब आरिमा को लगता है कि एक्वा ने ये सब कुछ बस उससे बात करने के लिए किया है और वो इसी बात को लेकर एक्वा को टीज करने लगती है और एक्वा उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। और रूबी देखती है कि एक्वा बहुत टाइम बाद आरिमा के साथ मिलकर अपनी रियल नेचर में आ चुका होता है, जिससे रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ एक प्रोड्यूसर सुमेकाई डायरेक्टर मसाया से मिलने आता है और उसे अपने नए शो टोक्यो ब्लेड के बारे में बताता है, जो कि एक मांगा की एडेप्टेशन होती है और वो उसे सबके सामने एक प्ले के तौर पर शो करना चाह रहा होता है और इसके लिए उसने लाला लाइक थिएटर कंपनी को सिलेक्ट किया होता है। तब वो मसाया से उसके लिए कास्ट को ढूंढने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं अकाने और एक्वा को टोक्यो ब्लेड के लिए ऑफर आया होता है और एक्वा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो लाला लाई थिएटर के लोगों के करीब जाकर आई की जिंदगी के बारे में जान सके और उस पर्सन को ढूंढ सके जो उसका बाप है। और हम देखते हैं टोक्यो ब्लेड में एक्वा और अकाने को लवर्स का रोल दिया होता है। तब यहाँ आरिमा उनके पास आ जाती है और हम देखते हैं कि आरिमा को भी टोक्यो ब्लेड में काम करने का मौका मिला होता है। और तब हम देखते हैं आरिमा और अकाने की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बन रही होती और ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही होती हैं। और हम देखते हैं आरिमा और अकाने दोनों ही एक दूसरे से ना हारने की कसम खा चुकी होती है। और यहाँ टोक्यो ब्लेड का प्रोड्यूसर अपने स्टेज शो को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और यहाँ एक्वा कातिल को ढूंढने की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और इसके लिए वो कुछ भी करने का ठान लेता है। और गाइस इसी के साथ ओशिनोको का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा। बाकी सीजन 2 के पहले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले सीजन को देख सकते हैं।